नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामले की समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपरिष्ट गोदा नदी पर जमरानी बांध 150 मीटर ऊंचाई का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा में लाभान्वित होंगे। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCA पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। के लिहाज से महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामले की समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोदा नदी पर जमरावी बांध 150 मीटर ऊंचाई का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने को लेकर विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रदेश सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ही अधिक अवैध निर्माण हुए हैं और ये सभी निर्माण अधिकांश बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही किए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अवैध निर्माणों को तोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार जो नीति अपना रही है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। सरकार के ही नाक के नीचे अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और उत्तराखंड जिसका निर्माण का एक कारक, बड़ा कारक रोजगार भी था। जिस तरीके से भाजपा की सरकार में सरकारी रिक्त पड़े हुए, लंबे समय से रिक्त पड़े हुए, यहाँ तक कि 2016 सत्र के अयाचित पदों को भरने का नाटक चला है। कभी परीक्षा रद्द, कभी कुछ बाधाएं। तो मुझसे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा की नियति और भाजपा की नीति और भाजपा की भावना नौजवानों को नौकरी देना नहीं, काम देना नहीं। यदि आयोगी के अंदर पद रिक्त बढ़े, जब दिया तले अंधेरा होगा तो वो दिया उजाला क्या करेगा? तो ये सब चीजें गंभीर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार बाजपुर में डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कार में उनके साथ बैठे 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिस पर उन्हें बाजपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हाया सेंटर रेफर कर दिया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, मगर
शरीर में जकड़न बहुत है, सब छाती में, कमर में, टांगों में, सब जगह असर है उसका, हाथ में भी असर है, लेकिन ठीक हो जाएंगे समय के साथ। रावत जी किस तरह से हुआ एक्सीडेंट? जिस तरह से आप आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? मैं किसी शादी के समारोह से आ रहा था और कुछ जगह गया भी था मिलने के लिए, और ज़्यादा विलम्ब हो गया आने में, 11:30 बजे के करीब जो है हो गया। ड्राइवर थोड़ा सा थके हुए थे क्योंकि इधर निरंतर रामलीलाओं में रहा, कुछ एक्टिविटीज़ में रहा, तो ड्राइवर ओवर एग्जर्शन की वजह से जो मुझे ध्यान देना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो गलत साइड से आ रहा था और सामने उसने उस रोड में डिवाइडर नहीं था, तो उसको अंदाज नहीं रहा कि डिवाइडर हो सकता है। जब तक डिवाइडर दिखाई दिया हम लोगों को, हम हाँ कहते, तब तक गाड़ी भिड़ी गई। अल्मोड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के सभी 11 विकास खंडों की ग्राम पंचायत और सभी नगर निकायों में मिट्टी एकत्रित की गई और फिर उस मिट्टी को भरकर अल्मोड़ा लाया गया। पीआरडी स्वयंसेवकों के माध्यम से इस मिट्टी को देहरादून और उसके बाद दिल्ली ले जाया जाएगा। जनपद से एकत्रित हुई इस मिट्टी की कलश यात्रा को सांसद अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत शहीदों के बलिदान को याद करने के उद्देश्य से जनपद के सभी 11 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों एवं सभी नगर निकायों से मिट्टी एकत्रित की गई है। उत्तराखंड में प्रत्येक गांव से जो शहीद हैं और जितने भी लोगों ने सेना अर्धसेना में काम किया है, उनके आंगन की मिट्टी एकत्र करने का काम हुआ है। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकास खंडों पर नगरीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है, वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे और दिल्ली कर्तव्य पथ पर 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में हो रही है और देश भर में देश की रक्षा के लिए जिन जिन जवानों ने अपना शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी से एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में होगी और वो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, नवयुवकों के लिए, सेना में काम करने वालों के लिए, सेना को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणादायी जो है वो एक वन की स्थापना उसको प्रधानमंत्री जी। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक जितने भी एमओयू हुए हैं उनको इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतारा जाएगा। बता दें, अभी तक दुबई एवं लंदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के एमओयू विभिन्न कंपनियों के साथ साइन किए हैं, जिनमें लंदन एवं दुबई की कंपनियां शामिल हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 2018 में भी प्रदेश की जनता से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू होने का वादा किया गया था। इन्वेस्टर मीट के नाम पर वह 1.5 लाख करोड़ कहां से है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि जो भी एमओयू इन्वेस्टर मीट के नाम पर हो रहे हैं वो जो है दिसंबर से पहले अगर उनको धरातल पर उतार देते हैं और पहाड़ों में अगर इंडस्ट्री दिखाई देती है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता हुआ दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर ये खुशी की बात होगी। लेकिन इस पर भरोसा हम कैसे करें, आप ये बताइए। 2018 में भी प्रदेश की जनता से आपने 1.5 लाख करोड़ के एमओयू होने का वादा किया था इन्वेस्टर मीट के नाम पर। वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ है? आज तक धरातल पर उतरा? प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिला? जुमलेबाजी तो तब आपने खूब की, तब भी विज्ञापनबाजी खूब हुई थी। 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इस प्रकार के होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगे थे। लेकिन बेरोजगार लगातार रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं।
जब आप 2018 से अब तक उत्तराखंड में निवेश नहीं ला पाए, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पाए, तो आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जो है दिसंबर से पहले जो है ये निवेश धरातल पर दिखाई देगा, उद्योग पहाड़ चढ़ जाएंगे। किस प्रकार की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। और अगर आप उद्योग खड़े होने में करने में सफल हो जाते हैं तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये होने वाला काम नहीं है, केवल बयानबाजी हो रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ग्रुप लोकसभा चुनाव लड़ने की अलग अलग बात कह रही है। वहीं इंडिया अलायंस पर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है, जिससे इंडिया अलायंस कहीं न कहीं डरा हुआ और सहमा हुआ है। उन्होंने साथ ही कहा कि डर की वजह से इंडिया अलायंस ग्रुप बनाया है और आज तक हमेशा यह सभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके टिकट बंटवारे पर एक बार फिर से गतिरोध और मतभेद देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और सरकार का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के विकास में लगी हुई हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों सरकारें हमारी काम कर रही हैं और विकास कार्य में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इससे घबरा करके जो विभिन्न विचारों के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के भय से एकत्र हुए हैं। जो INDIA का इन्होंने एक अलायंस बनाया है, वो अलायंस केवल भय के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि हमेशा जितने भी ये दल आपस में मिले हैं, ये आज तक हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी भले ही भय के कारण ये इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में, चुनाव के वक्त में बार बार इनके आपस में जो मतभेद हैं, जो इनके बीच की लड़ाई है, वो बार बार सामने देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से देश के विकास में लगी हुई है, प्रदेश के विकास में लगी हुई है और हम लोग निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग पिछली बार लगभग जो है 63% वोट हमको लोकसभा चुनाव में मिला था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तराखंड से 75% मत हासिल करके भारी बहुमत से चुनाव। उत्तराखंड के देहरादून में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 क्षैतिज आरक्षण का इंतजार और बढ़ गया है। बता दें कि विधानसभा में लाए गए क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि जो राज्य शहीदों की शहादत के बना हो, जो राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन, त्याग और तपस्या से बना हो, उस राज्य में 10 क्षैतिज आरक्षण के आंदोलनकारियों को लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात क्या हो सकती है। जो राज्य शहीदों की शहादत से बना हो, जो राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन, त्याग और तपस्या से बना हो, उस राज्य में आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुखद और चिंता की बात और क्या हो सकती है, निराशाजनक बात और क्या हो सकती है। 10% क्षैतिज आरक्षण कोई भीख नहीं आंदोलनकारियों के लिए, वो उनका हक है, उनका अधिकार है और पहले से 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को मिलता था। कांग्रेस की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया था। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी देने का काम हो, चाहे आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का काम हो, चाहे आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम हो, वो हमेशा कांग्रेस की सरकार ने किया। और अब जो है 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला आप लगातार लटका रहे हैं। इस पर जो है आपने परवर समिति बना दी। परवर समिति बनाने की आवश्यकता क्या थी, आप बताइए। जब तय हो गया है कि 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों का हक है, उनको दिया जाएगा, फिर भी लगातार सरकार बहानेबाजी कर रही है, टाल मटोल कर रही है, तारीख पर तारीख। आपको धन्यवाद है, आपने जन्मदिन की बधाई दी है। जहाँ तक प्रवर समिति का प्रश्न है, तो प्रवर समिति अपना काम कर रही है और कल कोई वैधानिक कठिनाई इस अधिनियम में न रहे, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड की है उसमें, ताकि आंदोलनकारियों को हम अधिक से अधिक लाभ दे सकें। और पहले भी क्योंकि ये वैधानिक कारणों से अटक गया था, या हाईकोर्ट में एडवर्स में निर्णय आया, तो उन सब चीज़ों को दूर करते हुए
हम एक फुल प्रूफ अधिनियम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि आंदोलनकारियों को विश्वास होना चाहिए, मैं वहाँ पर हूँ और निश्चित तौर पर आंदोलनकारी के नाते मैं उनका प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर कर रहा हूँ, तो संदेह के कोई कारण नहीं है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके हितों के लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए जिन्होंने जो है उनको जाकर के फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। मैं तो तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक फुल फ्लेज बिल बना करके दिया हमने, पूरी उसकी वेटिंग थी, हमने उसको जो है केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना करके दिया, और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, और मुझे नहीं लगता है ये लोकसभा के चुनाव। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। मदरसा के सत्यापन को लेकर मदरसा बोर्ड काफी गंभीर नजर आ रहा है। मदरसा बोर्ड के मुफ्ती की माने तो सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी मदरसा में अनियमितताएं पाई जाएंगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये तो न मुख्यमंत्री को पसंद है और न ही प्रधानमंत्री को। हमें यही बात कहनी है कि देखिए, आपको जो सत्यापन चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, वो अगर उसमें कहीं भी कोई भी अनियमितता पाई जाती है, बहुत सख्ती के साथ उस पर अमल किया जाएगा और जो भी कार्रवाई हो सकती है वैधानिक, वो सब की जाएगी। अनडिसिप्लिन ना माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्दाश्त है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर ये सरकार आगे बढ़ रही है, किसी के लिए अहितकारी नहीं है। तमाम देश को आज हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अभी एक समिट होने जा रही है हमारी यहाँ 9 और 8 और 9 दिसंबर को, जिसमें पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। अभी इंग्लैंड गए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, और दुबई से बहुत कामयाब अपनी यात्रा के बाद यहाँ लौटे हैं। और बहुत पूरा देशवासी जो है, प्रदेश के लोगों को इस पर खुशी मनानी चाहिए कि आज हमारे जो यहाँ आने वाले दिनों में मुझे पूरी आशा है कि यहाँ रोजगार हमारे नौजवानों को मिलेगा, और जो यहाँ से पलायन करके चले जाते थे लोग, वो सब यहाँ रुकेंगे और पहाड़ों का। राजधानी देहरादून में इस समय स्मार्ट सिटी के कार्य लगातार चल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने बताया कि शहर के अंदर अभी कुछ जगहों पर स्मार्ट सिटी के कार्य लगातार चल रहे हैं। अक्टूबर माह के अंत तक या फिर नवंबर माह के पहले हफ्ते तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। मुख्ता अभी हरिद्वार रोड और चक्राता रोड पर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। प्रशासन की लगातार कोशिश है कि स्मार्ट सिटी देहरादून में हो रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि आम जनमानस को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम लोग इस मोर और लेस हम अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे जो हमारे मेन दो रोड के काम जो बचे हुए, हरिद्वार और चक्राता रोड, बाकी रोड तो ऑलमोस्ट हमारे फिनिशिंग स्टेज में, इन 2 रोड का काम भी हम जल्द से जल्द। प्रदेश सहित नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ निम्न स्तर के लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी संगठन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी संगठन के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने के लिए बीजेपी वर्कशॉप का आयोजन कर रही है। इसमें विश्वकर्मा समाज के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को लोन देगी जो विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े हुए हैं और उनके पास काम करने का अनुभव भी है। ये लोन विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए दिया जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी और निश्चित तौर पर इस पर हमारे जो दस्तकार हैं, जो हमारा बहुत निचला वर्ग है, उसके उन्नयन के लिए
उसके विकास के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए एक बहुत बृहद योजना इस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत है, और जिसका कि पार्टी के द्वारा भी विभिन्न बूथ स्तर तक प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं और जो दस्तकारी में अभी कार्य कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से परीक्षणों के माध्यम से और नई नई तकनीकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ये कार्य चल रहा है। इसमें जो दस्तकारी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कुम्हार है, चाहे वो चर्मकार, चर्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बढ़ई हैं, चाहे वो नाई हैं, चाहे वो धोबी हैं, ऐसे लोगों के लिए योजना है। उसमें इनको 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए तक का ऋण, जो कि जिसमें कि 5% केवल ब्याज दर होगी। पहले 1 लाख रुपए, और जिसने 1 लाख रुपए का पूरा कर दिया उसको 2 लाख रुपए, ऐसे न्यूनतम दर पर और बिना किसी गारंटी के दी जा रही है। इसमें SC/SC सेंटरों पर इनका पंजीकरण किया जाना है। साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्येक बूथ से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 3 लोगों को पंजीकरण के लिए हम SC/SC सेंटर या सरकार के उद्योग विभाग में इनका पंजीकरण करवाएंगे, जिसके द्वारा इन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और इस योजना को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे, ताकि प्रत्येक बूथ तक हम लोगों को बताएं कि ये योजना चल रही है, ये अत्यंत लाभकारी योजना है, इसमें आपको प्रशिक्षण मिलना है, और लोगों को प्रोत्साहित करके इस योजना से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का बूथ लेवल तक भी ये काम। रुड़की में वाल्मीकि जयंती के नाम पर जागरण कराने को लेकर चंदा मांगने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चंदे की रसीद, बुक और कुछ नकदी भी बरामद की है। दोनों ठग जिला मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जो लंबे समय से चंदे की रसीदें काट रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों ठग तहसील कार्यालय और खाद्य पूर्ति विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से जागरण के नाम पर उन्हें गुमराह कर रसीद काटी। इसके बाद दोनों अचानक एसपी देहात कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी देहात कार्यालय में तैनात स्टाफ को दोनों पर शक हुआ। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। दोनों पुलिस को संतोषजनक जवाब ना दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। दोस्तों देखिए, ये आपके सामने 2 शख्स खड़े हैं, और मज़े की बात है कि क्योंकि आजकल जागरण और रामनवमी का समय चल रहा है, तो ये लोग विशाल माँ भगवती जागरण के नाम से चंदे की रसीदें काट, और ये हमारे रुड़की में ही हमारे पुलिस ऑफिस में रसीदें काट रहे हैं। जब इनका वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि ये लोग फर्जी हैं। क्यों भाई, गलत रसीद काट रहे थे? जी है, तो कोई बात नहीं सर, गलत रसीद काट रहे थे ना? कोई जागरण है ऐसा? नहीं है ना? तो आप ये देखिए कि विशाल माँ भगवती जागरण के नाम से चंदा काट रहे हैं, और इसमें मैंने देखा कि कई सारे लोगों ने इसमें 200 रुपये 500 रुपये का चंदा काट करके दिया है। तो कहीं भी आप लोगों के यहाँ गली मोहल्लों में जो लोग इस प्रकार से जागरण के लिए जो चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग हो रहे हैं, एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन पर क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत पैठाड़ी पुलिस ने एक दुकान में अवैध रूप से भंडारण कर बिक्री की जा रही शराब की 17 पेटियां बरामद की। शराब बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया, इन दिनों लगातार नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, और मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके से पुलिस ने 17 पेटी शराब की बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। विकासनगर अंतर्गत कालसी तहसील के 2 गांव अपनी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। यहां लोग पाइंता पर्व मनाते हैं। इस दिन दोनों गांवों के लोगों के बीच गांगली युद्ध किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये युद्ध दुश्मनी का न होकर आपसी भाईचारे और गलतियों पर पश्चाताप के लिए किया जाता है। बता दें, आधे घंटे के इस युद्ध में न तो किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत, बल्कि एक दूसरे को गले मिलकर पाइंता पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और एक दूसरे को बधाई दी जाती है। वहीं दूसरी ओर सामूहिक रूप से एकत्र हुए ये लोग पंचायती आंगन में लोक नृत्य कर इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। एक्चुअली कई दशकों से चला आ रहा है। ये एक्चुअली 2 परिवारों की एक लड़कियां थी, 2 जो है रानी मुनि नाम से, तो वो आपस में काफ़ी घनिष्ठ प्रेम था उनका। तो यहाँ पे कुएं में पानी भरने आई थी वो जो है, तो उनमें से एक जो है उसमें पैर फिसल के उसमें उसको डूबी हुई उसमें। तो जब वो घर आई तो उसको ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो है इसकी वजह से ये जो है इसमें डूब गई जो है।
तो उसका वो डर से है कि वो भी मतलब जो है उस कुएं में जाके उसमें आत्महत्या कर ली उसने। तो उस उपलक्ष्य में ये जो है मनाया जाता है, एक तरह कंडोलेंस टाइप का है। जैसे हमारे यहाँ अष्टमी के दिन वो सब घास भूस की कन्याएं बनाई जाती है, प्रतिमाएं बनाई जाती है। और बहुत सालों पहले की किदवंती है, बल्कि एक कन्याएं जिस समय पानी के स्रोत नहीं होते थे तो कुएं में पानी भरने के लिए आई थी और एक कन्या डूब गई दशहरे के दिन। और उसी के उपलक्ष्य में हम दूसरी कन्याओं से बचाने के लिए गई और वो भी डूब गई। हम अपने आप को शापित मानते हैं कि हमने इस त्योहार के दिन हमने उन्हें पानी के लिए जबरदस्ती भेजा और इसीलिए हम ये गागली का यूज करते हैं ताकि एक दूसरे को मारते हैं, हम खुद को उसका सजा। मक्का मदीना पैदल नंगे पांव जाने वाले मोहम्मद सलीम मस्तान मियां 2 दिन पहले सितारगंज पहुंचे थे। अब उनका सफर फिर से शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 6 में अपने मुरीदों से मिलकर वे अपने सफर पर दोबारा निकल चले हैं। मोहम्मद सलीम मस्तान मियां का सफर बरेली से पीलीभीत, सितारगंज, रुद्रपुर, रामपुर होते हुए हरिद्वार, कलियर शरीफ, दिल्ली, अजमेर शरीफ से मुंबई और वहां से ईरान पहुंचेगा। यहां से फिर पैदल मक्का मदीना पहुंचेगा। हम जिला बरेली करगना से बाजा फरीदपुर होते हुए बीसलपुर, अब अमरिया, सितारगंज से फिर किच्छा, रामपुर, भटपड़ा शरीफ होते हुए मुरादाबाद, कलिया शरीफ पहुंचेंगे। कलिया शरीफ से दिल्ली से फिर अजमेर शरीफ होते हुए बॉम्बे से मतलब हिंदुस्तान से फिर बॉम्बे मतलब पहुँचेंगे ईरान से फिर इराक, फिर सऊदी अरब, मदीना शरीफ पहुँच जाएंगे। तो हमारा जब से हमने इस लाइन में आया, जब से आरज़ू थी मौला हमें एक बार शहर मदीना दिखा दे, बड़े तमन्ना है दुनिया। मोहल्ला अली खां में हजरत रहमत शाह बाबा का 133वां उर्स कुल शरीफ के साथ समाप्त हो गया है। बता दें, दरबारे बोगे साहब बाबा में हजरत रहमत शाह बाबा का सालाना उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। उर्स में दूर दराज से बाबा के चाहने वाले शामिल हुए। बता दें, बाबा का उर्स शुरू होते ही लंगर का एहतमाम शुरू हो जाता है। मान्यता है कि बाबा के आस्थाने पर अपनी जो भी मन्नत लेकर आता है वह बाबा अवश्य पूरी करते हैं। तो दरबारे बोंगे शाह में हज़रत रहमत अली शाह दुर्वेश का उर्स पाक मनाया जा रहा है और ये हमारा 4 रोज़ा प्रोग्राम था जो कि कुरान खानी से शुरू होकर के आज कुल शरीफ पर जाकर के ख़त्म शरीफ हुआ है और 2 दिन कवालियों का प्रोग्राम और लंगर आम बराबर रहता है। तो आज कुल शरीफ में सुबह से ही हमारे दरबार में बहुत खुशी और धूम। हमारे बोंगे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मोहल्ला अली खां में काशीपुर में रहमत शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 33वां उर्स मनाया जा रहा है। लगातार 4 दिन से ये उर्स मनाया जा रहा था और आज कुल शरीफ की फातह के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए दुआएं खास की गई हैं हमारे आलिमों द्वारा। और साथ साथ 4 दिन तक लगातार यहाँ हज़ारों की तादाद में आने वाले लोगों को, जायरीनों को, जो दूर दराज से आते हैं, बरेली से आते हैं, जो अजमेर से आते हैं, कलियर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बैठने का, खाने का, रहने का माकूल इंतजाम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसुकून तरीके से लोगों ने यहाँ दुआएं मांगी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।